जब मोदी जी ने किसान आंदोलन के बाद जब उन्होंने कदम वापस खींच लिए तो मुझे लगा कि इसका मतलब कि मंगल की महादशा उनकी आरंभ हो गई। उनकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है। तो कुंडली हमने खोली, उनकी सॉफ्टवेयर खोला तो सचमुच में मंगल की महादशा आरंभ हो गई थी। नमस्कार, मैं सूर्यकांत त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इटर्नल ट्रैक विद सूर्या में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार पटना से जाने माने वास्तुविद, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ डॉक्टर श्री प्रकाश शर्मा जी। आइए सर से जानते हैं ज्योतिष क्या होता है, कुंडली क्या होती है, इन सब के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री प्रकाश शर्मा, ज्योतिषाचार्य, PhD इन एस्ट्रोलॉजी। मैं पटना बिहार से हूँ। ज्योतिष के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मूलभूत जो बातें हैं, जो कुछ अनकही है, कुछ कही है, सुनी हुई है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके भी मन में कभी न कभी सवाल आया होगा, ज्योतिष क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के भाव क्या होते हैं, कुंडली क्या होती है, ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा क्या होती है। तो आज विस्तृत चर्चा करते हैं ज्योतिष के बारे में सर से। जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर जानेंगे कि ज्योतिष क्या होता है। ज्योतिष आकाशीय पिंडों के आधार पर अनुमान लगाना, व्याख्या करना। जैसे नवग्रहों की कल्पना की गई है, उसमें सूर्य है, चंद्रमा है। आप देखेंगे कि सब सूर्य हो, चंद्रमा हो कि प्रकाश है, ज्योति है, प्रकाश है। उसका प्रभाव व्यक्ति या जितना भी जड़ चेतन इस पृथ्वी पर है उस पर अलग अलग पड़ता है। जैसे सूर्य की रोशनी गर्म होती है, चंद्रमा की शीतल होती है, तो उसका प्रभाव अलग अलग है। जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ पर किसी भी वस्तु या जीव का विकास कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति के ऊपर भी प्रत्येक ग्रहों का कोई न कोई प्रभाव होता ही है। वह प्रभाव वह अपनी रोशनी के माध्यम से होता है। तो ग्रहों की स्थितियां बदलने के अनुसार व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ज्योतिष उसी को आधार मानकर अनुमान लगाती है और प्रायः यदि कोई भी घटना का निर्धारण का समय, स्थान, दिन निश्चित हो, सटीक हो, तो उसी को आधार लगा करके जिस स्थान पर कोई घटना घटित हुई उसी को रेफरेंस मान करके ज्योतिष व्याख्या करता है कि क्या होने वाला है। बहुत अच्छा सर। सर मनुष्य के सामान्य जीवन में ज्योतिष कितना जरूरी है? देखिए, ज्योतिष को षष्टांग वेद कहा गया है। वेद तो 4 ही हैं, 5वां आयुर्वेद है, तो ज्योतिष को भी षष्टांग वेद कहा गया है। ज्योतिष को आंख, कान, जितने भी इंद्रिय वो सब है। ज्योतिष से यह सहज अनुमान लग सकता है कि जो कोई कार्य हम करने जा रहे हैं या योजना बना रहे हैं उस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो किस हद तक मिलेगी, और अगर असफलता हुई तो क्या उसकी संभावना है, ये सब कुछ ज्योतिष के आधार पर ही जाना जा सकता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष का सबसे ज्यादा आधार है। यही कारण है कि कोई भी कार्य का आरंभ करने के पहले मुहूर्त का शोधन करते हैं। मुहूर्त शोधन कुछ नहीं है बल्कि वह स्थिति है जिस समय नवग्रहों की स्थिति उस व्यक्ति के लिए अनुकूल हो, उस समय का चयन करना ही मुहूर्त कहा जाता है। अर्थात अमुक व्यक्ति को अमुक कार्य शुरू करना है तो उसको अपनी कुंडली के अनुसार मुहूर्त दिखवाना चाहिए, या फिर कोई विशेष समय के अनुसार, या किसी भी दिन। और मुहूर्त इतना जरूरी क्यों है? जैसे कि दिन होती है, रात होती है, ग्रह तो कई हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, कब किस राशि पे रहता है, तो सर ऐसा क्या रहता है? व्यक्ति की जन्म कुंडली सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ज्योतिष का मूल आधार ही समय है, स्थान है। जब कोई घटना घटेगी तो किसी स्थान पर घटेगी, किसी समय ही घटित होगी। क्योंकि हम स्थिर हैं लेकिन ग्रह चलायमान है, इसलिए समय जरूरी है। तो यदि समय और स्थान निश्चित कर लिया जाए
तो उसके लिए कुंडली, जन्म कुंडली क्या है, जन्म जिस समय हुआ उसका समय सब लोगों को याद रहता है, इसलिए उसको कहते हैं जन्म कुंडली। इसी प्रकार कोई भी कार्य करने का भी समय है, हो सकता है कि या किसी की व्यक्ति की जन्म कुंडली में नवग्रहों में कोई ग्रह खराब है, लेकिन यदि हम ऐसे समय का चयन करें कि उस समय कोई भी ग्रह हमारे खिलाफ नहीं है, तो जन्म कुंडली नहीं रहने के बाद भी उस कार्य के बारे में उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब मान लेते हैं कि नवग्रहों में हर ग्रह का अलग अलग कार्य है, जो कार्य हम करना चाह रहे हैं यदि वह मेरी कुंडली के अनुसार वह ग्रह अच्छा नहीं और हमने बिना कुंडली का समय का निर्धारण कर दिया और यदि उस बारे में फलाफल जाना तो उसका गलत होने का भी पूरी संभावना बनी रहती है। लेकिन जब जन्म कुंडली मालूम हो और तब मुहूर्त का चयन किया जाए उसको आधार बना करके, तो इसकी संभावना समाप्त हो जाती है। इसलिए जन्म कुंडली के बाद अगर मुहूर्त का चयन किया जाए तो वह सर्वोत्तम साबित होगा। यदि जन्म कुंडली नहीं है तो भी मुहूर्त का चयन किया जाए तो उस कार्य का परिणाम उत्तम अवश्य साबित होगा। अर्थात बहुत से लोग होते हैं जिनको अपना जन्म तिथि या जन्म कुंडली ज्ञात नहीं होता है, तो अगर ज्ञात नहीं है फिर भी ग्रहों की चाल या ज्योतिष में ये देखकर अमुक व्यक्ति के लिए सही समय, सही मुहूर्त बिल्कुल बनाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जन्म का समय ज्ञात है, उसके आधार पर जो ग्रहों की स्थिति बनी उसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। इसी तरह से कोई भी कार्य करने का समय जब हो या कोई व्यक्ति आकर के पूछे, भाई हमारे पास कुंडली नहीं है, हमें अमुक कार्य करना है, तो जिस समय वह प्रश्न पूछेगा ज्योतिषी से, उसी समय को आधार बनाकर कुंडली बनेगी, उसको कहते हैं प्रश्न कुंडली। और वह प्रश्न कुंडली पूछे गए बातों के बारे में या कार्यों के बारे में सब कुछ बता सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जन्म कुंडली नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रश्न कुंडली से आदमी लेकिन अंतर है, जन्म कुंडली से आपके जीवन के बारे में सारी घटनाओं का विवरण मिल सकता है, लेकिन प्रश्न कुंडली के बारे में केवल किए गए प्रश्न का उत्तर ही दिया जा सकता है। जो घटना का निर्धारण आप कुंडली से कर सकते हैं वह हस्तरेखा भी कर सकती है। अंतर यह है कि हस्तरेखा में अनुमान लगाना पड़ता है, इस रेखा की लंबाई के आधार पर निर्धारित होगा। जन्म कुंडली से तारीख के साथ इस तारीख, इस महीने, इस साल में घटना घटेगी बता सकते हैं। हस्तरेखा से ही बता सकते हैं, लेकिन उसमें महीना, तारीख का निर्धारण नहीं होगा। केवल हाँ, यह काम होगा कि नहीं होगा, आसानी से होगा कि कठिनाई से होगा, सब कुछ बता सकते हैं। तो जन्म कुंडली के आधार पर तो बताना संभव है नहीं। यदि जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा से भी सारी घटनाओं का पता चलता है, उससे भी सब कुछ बताया जाता है। मैं थोड़ी सी बात बता दूं, मैं बाल्यावस्था से हूँ, ईश्वर की कृपा है कि मेरी रुचि इन सब विषयों पर शुरू से ही रहा है। तो पहले मैं हस्तरेखा देखा करता, अपने गांव में, एरिया में हस्तरेखा देखने वाले के रूप में बचपन से प्रसिद्ध था कि लड़का देखता है, जानता है, सभी देखता है। कुंडली के बारे में मैं 1988 से इस पर ज़्यादा सक्रिय हुआ। जब मैं इंडियन नेवी में कार्यरत था तो वहाँ हमको समय मिलता था रात्रि में, तो चूंकि बचपन से हमारी इंटरेस्ट थी इसलिए मैं पढ़ता था। तो उस समय से मैं जन्म कुंडली को बनाना इत्यादि हमने सब कुछ सीखा। बाद में हमको पता चला कि जो हम हस्तरेखा देख कर बताते थे वह जन्म कुंडली भी बता रही है, तो हमारी रुचि और जागृत हो गई। जन्म कुंडली क्या होती है? जन्म कुंडली का मूल आधार पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना है। क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो 12 माह लेती है। ज्योतिषियों ने उसी को 12 राशि के नाम से कहा, जैसे पहली राशि मेष, दूसरी वृष, ऐसे करके 12 राशियों का अलग नाम हुआ। क्योंकि 360 डिग्री लेती है, इसलिए 12 राशियों से जब हम बराबर भागों में बांटेंगे तो 30 डिग्री की एक राशि बनेगी। अब यह राशि क्या है? तो एक तरह से माइलस्टोन है। जन्म कुंडली का मूल आधार सूर्योदय है। जैसे कोई घटना घटी
उस समय 360 डिग्री में कहीं ना कहीं तो सूर्योदय हो रहा होगा। तो जब कोई घटना घटी अर्थात किसी का जन्म हुआ किसी स्थान पर हो, उस समय सूर्योदय कहाँ से हो रहा था, यही पता लगाना ज्योतिष का मूल आधार है। यहीं पर गणित की आवश्यकता पड़ती है। पहले भाव को लग्न कहते हैं। लग्न क्या है? तो जब सूर्योदय होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है, ठीक है ना, मतलब लगा हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं लग्न। सूर्य और पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य पृथ्वी से लगा हुआ प्रतीत हो और ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, उसी को लग्न कहते हैं। वो पहला घर होता है। अब कुल चूंकि 12 राशि है और इसीलिए 12 भाव या 12 घर के नाम से भी जाना जाता है। जन्म के समय का जो घर हुआ उसको बोलते हैं प्रथम भाव, लग्न बोलते हैं। तो जब किसी का जन्म हुआ तो मृत्यु भी तो होगी। तो जन्म का भाव पहला, तो मृत्यु का भाव 8वां, आयु का भाव 8वां, आयु की हानि अर्थात मृत्यु। इसी तरह से 1 से लेकर 12 भावों में जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में लाखों घटनाएं घटित होती है। वह सब ज्योतिषियों ने अलग अलग भाव में मान रखा है। वह इन 12 भावों में किस भाव से देखी जाती है, तो सीधे उस भाव की व्याख्या करेगा और उसी के आधार पर उस समय जो ग्रहों की स्थिति बनेगी, जो ग्रह उस भाव से संबंधित फलों को देने वाले होंगे, उस पर व्याख्या करता है। तो 12 भाव से अनेक विषयों के या सारे संपूर्ण जीवन के बारे में देखा जाता है। इसी तरह से नवग्रह है, टोटल 9 ग्रह है। तो नवग्रहों का भी अलग अलग उन्होंने बंटवारा कर दिया है कि यह ग्रह इस तरह के परिणाम को देगा। क्योंकि घटना लाखों घटती है तो एक ही ग्रह हजारों बातों को कारक बन जाता है। तो फिर ज्योतिषी से जब आप प्रश्न करते हैं, कोई भी प्रश्न करता है, जैसे मान लिया कि मकान के बारे में प्रश्न किया, तो मकान का जो भाव होता है, गृह का जो भाव होता है, वो चतुर्थ भाव है, चौथा भाव। तो ज्योतिषी पहले देखेगा चौथा भाव, फिर देखेगा कि मकान का कारक ग्रह कौन होता है, तो वो बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति को देखेगा। अब यदि चौथे भाव और बृहस्पति से कोई संबंध बन रहा है तो वह देखते ही कहे कि यस, आपको मकान का सुख बहुत उत्तम है। और यदि नहीं बन रहा है बल्कि बृहस्पति 8वें घर से जुड़ गया, तो वो कहेगा कि आपको मकान का सुख बहुत कम है। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब मकान खुद की जमीन खरीद करके और मकान का निर्माण करना आपके भाग्य में नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि भाई आजकल तो मकान से ज्यादा फ्लैट की जरूरत है। अब यहाँ बृहस्पति का फ्लैट से कोई लेना देना नहीं है। फ्लैट का मतलब हुआ बना बनाया मकान खरीदना। तो बने बनाए चीज को, सामान को खरीदना, मकान को खरीदना, गाड़ी खरीदना, ये सब कार्य बुध के अधीन है। तो अभी लोग पूछते हैं कि मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, वही कब होगा? तो यहाँ पर बृहस्पति को नहीं देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति का ये काम नहीं है। बृहस्पति स्थिरता वाला कार्य करता है, मकान खुद बनाइए। फिर बुध को देखेंगे। इसी तरह से विभिन्न ग्रहों और भावों को आधार बना करके जन्म कुंडली के आधार पर आपके भाग्य ने किस मामले में क्या लिख रखा है, उसको आधार मानकर व्याख्या करता है कि आपको उन बातों का जो आप पूछ रहे हैं उसका सुख है या नहीं। अब यदि है तो जो ग्रह उस कार्य को कराने वाला है या उसका फल देने वाला है, जब उसकी दशा आएगी तभी वो परिणाम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसी को आधार बना करके जन्म कुंडली को देखा जाता है और फिर उसके बारे में बताई जाती है कि ये काम कब होने वाला है या होगा भी कि नहीं होगा। यही उसका मूल आधार है। आपने बताया जन्म कुंडली कैसे बनती है और जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। भाव मतलब अर्थात घर, जी है ना? बिल्कुल। और 12 राशियां होती हैं। तो सर थोड़ा थोड़ा व्याख्या, जैसे राशि क्या है और जो है घर क्या है, घर जैसे कि कौन से घर से क्या, जिस प्रकार से आपने बताया प्रथम भाव में जो होता है वो लग्न होता है, तो प्रत्येक भाव का क्या महत्व है? प्रथम भाव ही मूल भाव है। प्रथम भाव व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, उसका स्वभाव, शारीरिक संरचना, सुंदरता, कुरूपता, क्रोध, आवेश, दुख, सुख, जितनी भी व्यक्ति से जुड़ी हुई बातें हैं वो सब कुछ पहले घर से ही देखी जाती है। इसलिए ज्योतिष में एक श्लोक है, उसका अर्थ यही है कि लग्न ही सर्वस्व है, मतलब पहला भाव ही सब कुछ है।
बाकी जो 11 भाव बचे वे पहले भाव को सब कुछ न कुछ देते रहते हैं। दूसरे भाव से धन का आना, भोजन, व्यक्ति का जन्म होगा तो सबसे पहले भोजन चाहिए ना भाई, भले ही वो दूध के रूप में हो। तो पहला भाव भोजन का, धन का, परिवार का, कुटुंब का, उच्च शिक्षा का, शासन सत्ता का, संबंधियों का, अचल संपत्ति का, अनेकों बातों से देखते हैं, इसे उसको बोलते हैं धन भाव। तृतीय भाव खुद की काबिलियत का, पराक्रम का, इच्छा शक्ति का, महत्वाकांक्षा के पूर्ति का, जोखिम उठाने की क्षमता का, मित्रों का, छोटे भाई बहनों का। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, वस्त्र, ज्वेलरी, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, होटल, रेस्टोरेंट, कारखाना, जमीन से उत्पन्न होने सारे पदार्थ, संस्थान, शिक्षा का प्राइम हाउस जो है वो फोर्थ हाउस ही है। व्यक्ति की शिक्षा कैसी होगी यह भी चतुर्थ भाव से देखते हैं। क्योंकि भूमि, भवन, वाहन सब कुछ देखते चतुर्थ भाव से, इसलिए उसका एक नाम है सुख भाव। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति जिन चीजों को प्राप्त कर लेने से सुख का अनुभव करता है वह सब कुछ चतुर्थ भाव से ही देखी जाती है। पंचम भाव बुद्धि, विचार, प्रतियोगिता, परीक्षा, संतान, लव अफेयर, प्रेम संबंध, जो फिल्मी दुनिया की आजकल बातें होती हैं, गीत, संगीत, वाद्य आदि, सुख भोगने का, ये सब कुछ पंचम भाव से देखी जाती है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, धोखा, छल, प्रपंच, चोट, चोरी, अपने लोगों से दुश्मनी, संघर्ष, इन सारी बातों को देखते हैं। नियमित आमदनी भी उसी से देखते हैं। कड़ी मेहनत, मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये छठा भाव बताती है। सातवां भाव दाम्पत्य जीवन का, जीवन संगनी का या जीवन साथी का, व्यवसाय का, भाग्य से लाभ का, विरोधियों का, आप जो कोई कार्य कर रहे हैं व्यवसाय। सर नवम भाव से क्या देखते हैं? नवम भाव भाग्य का है। यह जो हम लोग हर बात में देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है या वो बड़ा भाग्यशाली है, बचपन से सुख में पला बढ़ा है, कोई कोई बचपन से दुख में पड़ा रहता है। तो भाग्य का भाव ही नवम भाव है। भाग्य का निर्धारण पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यात्मक कार्यों के द्वारा ही होता है। तो नवम भाव भाग्य का, नवम भाव अधिकार पूर्ण पद का, पिता के सुख का, दूर देश की यात्रा का, जो हमने व्यवसाय किया उसमें वृद्धि का, जो भी सहजता से प्राप्त हो जाए वह नवम भाव ही है। इसके बाद दसम भाव कर्म का, प्रयास का। देखिए लोग कहता है कि भाग्य कुछ नहीं है, कर्म पर ही सब कुछ निर्भर है। यदि कर्म पर ही सब कुछ निर्भर है तो रोड बनाने वाला तो मजदूर लोग हैं, बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर लोग हैं, एक से एक बिल्डिंग बनती है, हवेली बनती है। जिस व्यक्ति ने बिल्डिंग बनवाई उसने कुछ नहीं किया, एक ईंट तक उठा के नहीं रखा, रखने वाला वो मजदूर है। जब गृह प्रवेश हो गया वो मजदूर आएगा तो वो घर में घुसने नहीं देगा, कहाँ उसको फल मिला। तो ये सब बेकार की बातें हैं। आपके भाग्य ने क्या लिख रखा है वही होगा। फिर भी तो क्या कर्म सफल नहीं होता, अवश्य सफल होता है। लेकिन कर्म में सफलता, सहजता, सरलता तभी होगी जब भाग्य आपका साथ देगा। खैर, तो दसम भाव कर्म का, प्रयास का, नाम, प्रसिद्धि, सफलता में भी शिखरता, अक्षय कीर्ति, सरकार, राजनीति, इस सारी चीजों को हम दसम भाव से ही देखते हैं। यहाँ तक कि पिता को भी देखते। नवम भाव पिता के सुख का, दसम भाव पिता का। 11वां भाव लाभ का, आमदनी का, आमदनी के स्रोत का, बिना मेहनत के धन, जैसे शेयर, सट्टा, कमीशन, सूद, रॉयल्टी, ये सब बिना मेहनत के धन है, वो है एकादश भाव। उसको आयस बोलते ही है, आय भाव का स्वांग। जब कर्म और दसम भाव और एकादश भाव कोई भी ग्रह जुड़ा हुआ है, अगर उस ग्रह की महादशा आ जाए या अंतर्दशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, यदि उस समय प्रयास किया जाए तो सफलता 100% मिलेगी। तो एकादश भाव लाभ का, जो हमने प्रयास किया उसका फल हमको अच्छा मिला, ये एकादश भाव है। द्वादश भाव क्योंकि वह प्रथम भाव का पीछे वाला भाव है कुंभा राशि में, तो ज्योतिष का सिद्धांत है कि हर भाव अपने आगे वाले भाव के फलों को रोक देता है, नष्ट कर देता है। तो प्रथम भाव जन्म का, तो द्वादश भाव क्या करता है, जन्म का खेल खत्म करता है, अभाव का। तो इसीलिए द्वादश भाव मोक्ष का, इसके अलावा निवेश का, इन्वेस्टमेंट का, समस्त सुखों की भोग का, विदेश यात्रा का, दान का, परोपकार का, याज्ञिक अनुष्ठान आपने जो किया है उसके फल का, यह द्वादश भाव है। इस तरह से 1 से लेकर के 12 भावों की
व्याख्या हमने की है, ऐसे ही देखा जाता है। द्वादश भाव विदेश यात्रा का है। व्यक्ति विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, क्या वहीं बस जाएगा। बहुत सारी ऐसी पद्धति आती है कि विदेश में सर्विस करने के लोग जाते हैं, 8-8 साल 10 साल रहते हैं, बहुत लोगों को ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है, लेकिन वे वहां बस नहीं पाते। तो यह सब 12वें भाव से ही देखी जाती है। इस तरह से 12 भावों का फल अलग अलग होता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो कुंडली के 12 भाव है, उनसे ही उसके जीवन का संचालन होता है बिल्कुल बिल्कुल। कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या कौन सी राशि बैठी हुई है, तो जो उसका फल होगा उसको उस भाव का फल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, उस ग्रह की दशा में मिलेगा उसका फल। सर, आपने बताया कुंडली के 12 भावों से क्या देखते हैं, या 12 भावों में से प्रत्येक भाव का क्या महत्व होता है। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि जैसे कि प्रथम भाव जो है वो स्वयं का है, नवम भाव भाग्य का है, 11वां भाव विदेश यात्रा का है या विदेश में सेटल होने का है, 12वां भाव विदेश यात्रा का है, तो सर इनके फल कैसे मिलते हैं। देखिए, जैसे गर्मी के समय में होने वाले फल गर्मी में मिलेंगे, सर्दी वाले सर्दी में मिलेंगे, तो सारे ज्योतिष में भी इन सबकी व्याख्या है। अब कोई भी फल हमें कब मिलेगा, जैसे मान लिया 12वें भाव का फल कब मिलेगा, तो इसका निर्धारण जो करने वाला है उसका एक नाम है महादशा या दशा कह सकते हैं। दशा क्या है, जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, तो 12 महीने लेती है, उसका नाम 12 राशि हो गई। उसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो 27 दिन लेती है, 28वें दिन वह पुनः पहले नक्षत्र में जाती है, उसका नाम ज्योतिषियों ने नक्षत्र रख दिया। तो कुल 27 नक्षत्र हो गए, 12 राशि, क्योंकि सूर्य का चक्कर लगाया तो 12 महीने इसलिए 12 राशि। अब पृथ्वी का चक्कर लगाया चंद्रमा, 27 दिन लिया, इसलिए 27 नक्षत्र हो गए। एक राशि में 3 नक्षत्रों का समावेश होता है। अब जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पे हो, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो है उसी का महादशा आरंभ होती है। दशा क्या है, टाइम पीरियड, दशा मतलब पीरियड। तो एक होती है महादशा, उसको बोलते हैं मेन पीरियड। अब उसी महादशा में जैसे अब शुक्र की महादशा आएगी, यानी शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा जन्म समय में, तो शुक्र की महादशा कही जाएगी। अब उसी महादशा में क्योंकि उसकी दशा होती है 20 वर्षों की, तो अकेला केवल शुक्र फल नहीं देगा, उसी में बाकी जो 8 ग्रह बच गए उनका भी पाठ होगा, हिस्सा होगा। तो शुक्र में भी बाकी ग्रहों का पाठ होगा, या किसी भी ग्रह के महादशा में बाकी ग्रहों का पाठ होगा, उसको हम लोग कहते हैं अंतरदशा। मेन पीरियड, सब पीरियड, फिर अंतरदशा में भी सभी का पाठ होगा, उसको बोलते हैं प्रत्यंतर दशा, सब पीरियड। अब प्रत्यंतर में भी सबका पाठ होगा, उसको बोलते हैं सूक्ष्म दशा। और अंतिम दशा होती है प्राण दशा। प्राण दशा 24 घंटे 10 घंटे से लेकर के 25-26 घंटे तक रहता है। ज्योतिष 2-2 घंटे तक की व्याख्या कर सकता है कि अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है। अब जिस ग्रह की दशा चल रही हो वो बताएगा कि कोई घटना में कितने बजे करने वाला। इसकी एक अलग विधा है, उसको हम लोग ज्योतिष की भाषा में गोचर कहते हैं। गोचर क्या है, प्रेजेंट पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स। जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर बताया जा सकता है कि अभी क्या होने वाला है। तो कोई फल दशा में कैसे मिलता है, उसकी 5 तरह हो गए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ये घटनाएं इसी में घटित होती है। ये दशा का मूल सिद्धांत है। सर, कुंडली में राशियों का क्या योगदान है। राशि चूंकि 12 राशि है, अब मान लेते हैं कि आप पटना में हैं, तो पटना के वातावरण के अनुसार आपको उसका अनुभव होगा। अब यदि आप लखनऊ चले गए तो या रास्ते में जा रहे हैं तो सबका प्रभाव अलग अलग है ना भाई। दानापुर पहुंचा, मुगल सराय पहुंचा, कहाँ कहाँ गए। तो राशि का जो यह जो 30 डिग्री का एरिया है उसके अंदर में कोई घटना घटेगी, उसका प्रभाव कुछ अलग होगा, फिर बाद में घटेगी उसका प्रभाव अलग होगा। अब चूंकि 12 भावों का बात हमने की है, तो कोई न कोई ग्रह कोई न कोई भाव का स्वामी होता है, मतलब कंट्रोल होता है। जैसे जैसे पहला भाव को बोलते हैं, पहली राशि को बोलते हैं मेष राशि, इसका स्वामी या नियंत्रक मंगल है। दूसरी राशि को बोलते हैं वृष राशि, टॉरस, उसका स्वामी शुक्र है। अब देखिए, मंगल का और शुक्र का प्रभाव अलग अलग है। मंगल उग्र ग्रह है, इसलिए अंगारक बोलते हैं उसको,
ज्योतिषियों ने ये बात बहुत पहले कही, आज भी पता चलता है कि मंगल की मिट्टी लाल है। तो भाई ज्योतिषी तो पहले से कर रखा है कि मंगल अंगारक है, अंगार होता है लाल है। अब यदि पहले घर का स्वामी मंगल है तो निसंदेह वह व्यक्ति गर्म मिजाज होगा, तेज स्वभाव का, क्रोधी हो जाएगा, उसकी बात काटेंगे तो झगड़ा करे पुतारी हो जाएगा। अब यदि शुक्र पहले घर का मालिक बन गया, जैसे किसी का जन्म है 30 डिग्री के बाद हुआ और 60 डिग्री के अंदर हुआ, तो चूंकि वह शुक्र के अधीन है, दूसरी राशि है, उसको बोलते हैं वृषभ राशि, उसका स्वभाव बदल जाएगा। शुक्र का स्वभाव अलग है, शुक्र प्रेम का देवता है, प्रेम का भाव शुक्र के अधीन ही है। अब वह व्यक्ति हमेशा अपना दिस डेट में रहेगा, अपना पोजीशन कि हम कितना से कितना सुंदर लगे, सामने वालों को कैसे प्रभावित कर ले। शुक्र कानूनची है, दानवों का आचार्य है, इसलिए नियम बनाता है उनके लिए। तो शुक्र से प्रभावित व्यक्ति निसंदेह कानूनची होगा। यदि वह कानून के क्षेत्र में चला जाए तो जज बन सकता है, बेहतरीन वकालत कर सकता है। यही नहीं, यदि फिल्मी दुनिया को देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि आपने सुना होगा कि कोई भी नई फिल्म का रिलीज शुक्रवार को ही होता है, क्योंकि शुक्र ही फिल्मी दुनिया का कारक है। जितने भी शौक, मौज, मनोरंजन, गीत, संगीत, वाद्य आदि हैं, वो सारे शुक्र के अधीन हैं। और फिल्मी दुनिया, चाहे वो सीरीज हो, कुछ भी हो, यही सबके लिए होता है, इसलिए शुक्रवार के दिन रिलीज होता है। यह ज्योतिष का भी आधार है। इसी तरह से मान लेते हैं किसी का पहले भाव में सिंह राशि, इसको हम बोलते हैं 5वीं राशि है, वो सूर्य है, तो सूर्य में देखते हैं कितनी गर्मी है। सूर्य 9 ग्रहों का राजा है। अब ऐसा व्यक्ति हर हाल में राजा के समान आन बान शान वाला होगा। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी या सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, यदि सबकी लिस्ट बनाई जाए पूरे हिंदुस्तान के, तो कम से कम 25 से 30% व्यक्ति सिंह लग्न का ही होगा। कुछ लोग जनजातीय स्वभाव के आन बान शान, कैसे जमींदार पहले होते थे, नवाब होते थे, वो सब सिंह लग्न का सिंह लग्न हुआ, मतलब पहले घर का स्वामी सूर्य बना, सूर्य राजा है, उसका आन बान शान वही रहेगा। तो इसी तरह से राशि का मतलब है, 12 राशियों के यही 7 ग्रह उसके मालिक बनते हैं। उसमें राहु और केतु किसी राशि का स्वामी नहीं बनता है, तो इससे केतु राहु का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो पहला नंबर मेष राशि, 8वां नंबर वृश्चिक राशि, इसका मालिक मंगल, दूसरी राशि शुक्र, 7वीं राशि तुला, वृष और तुला, इसका स्वामी शुक्र, तीसरी राशि मिथुन, 6ठी राशि कन्या, इसका स्वामी बुध, चौथी राशि का स्वामी चंद्रमा, 5वीं राशि जिसको बोलते हैं सिंह, उसका स्वामी सूर्य। अब 9वीं और 12वीं का स्वामी बृहस्पति, 10वीं और 11वीं का स्वामी शनि होता है। देखिए इसमें विचित्र लीला है, शनि को छोड़कर कोई भी ग्रह लगातार 2 राशियों का स्वामी नहीं है। शनि से लोग क्यों डरते हैं? शनि की पहली राशि मकर राशि, जिसको अगर कुंडली में पहला भाव से गिना जाए तो 10वां भाव कर्म का होता है, तो 10वें भाव का स्वामी शनि ही बनता है। आपके कर्म सार्थक होंगे कि न होंगे, आप क्या कर्म करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जोशोर बनेंगे, कि शूटर बनेंगे, कि डकैत बनेंगे, कि घूसखोर बनेंगे, यह सब 10वां भाव आता है, कर्म का भाव है, उसका स्वामी शनि। और फल का भाव एकादश भाव, 11वां भाव, उसको बोलते हैं कुंभ राशि, उसका भी स्वामी शनि। शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश कहते हैं। तो न्यायाधीश का काम क्या है? सत्य असत का निर्णय करना, अगर गलत काम किया तो दंड देना। इसीलिए लोग शनि से घबराता है। वास्तव में शनि खराब ग्रह नहीं है, आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल शनि ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि 10वां घर कर्म का, ये जिसकी व्याख्या ज्योतिष में है, और 11वां भाव फल का। अभी कुछ लोग कहते हैं ना कि कर्म करेगा सब कुछ मिल जाएगा, तो कर्म तो कीजिएगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका शनि बताएगा, दंड देने का। इसीलिए लोग घबराते हैं कि शनि आ गया, बड़ा खराब बराबर नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्म और फल शनि के अधीन है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका कर्म का पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। क्यों? पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया, भोगना बाकी रह गया, उसका निर्णय आपका भाग्य करेगा, इस जन्म में उसी अनुसार फल मिलेगा। अब 12वीं राशि सुखों के भोग का है। सुख होना अलग विषय, सुखों का भोग होना अलग विषय। सुख का भाव चौथा, सुख भोग का भाव 12वां। यह सब राशि पर ही निर्धारित होता है। यदि ज्योतिष का एक सिद्धांत मैं बता दूं सभी लोगों को, सबकी अपनी अपनी कुंडली होगी, वो देखे, यदि 12वें भाव में
मतलब मीन राशि में शुक्र बैठ जाए, या मान लेते हैं कि पहले भाव का स्वामी कोई भी ग्रह क्यों न हो, लेकिन शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है, वह व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करेगा ही करेगा, चाहे वो कुछ करे या न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि 12वां भाव सुखों के भोग का है, और सुख का भोग बिना धन के होगा नहीं, ना होगा जी। और शुक्र ही समस्त लौकिक सुखों को देने वाला तथा उसका भोग कराने वाला ग्रह है। अब ऐसी स्थिति में जब स्वयं शुक्र बैठ जाता है 12वें घर में, वह व्यक्ति दुनिया का सब सुख प्राप्त करता है। अब मान लेते हैं शुक्राचार्य बैठे हुए हैं 12वें घर में, और उन्हीं की राशि हो गई दूसरी राशि या 7वीं राशि 12वें घर में पड़ी हुई हो, शुक्र उसी में बैठ गया, तो वह व्यक्ति निसंदेह कामुक होगा, विलासी होगा, धन वैभव तो खूब करेगा लेकिन लुटा देगा, बर्बाद करेगा, सुख भोग में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करेगा। तो यह राशि का यही फल है कि किस राशि किस भाव में पड़ रही है। जैसे यही मान लेते हैं कि दूसरी राशि 7वीं राशि 12वें भाव में न पढ़ करके अगर 9वें भाव में पड़ी हुई है, तब उस व्यक्ति को जीवन में अनेकों घटनाएं घटित होगी जिससे वो परेशान हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? उसका कारण है कि 7वीं राशि और दूसरी राशि को आप देखेंगे तो दूसरी से वो जब 7वें जाएंगे तो पड़ता है छठा। अब छठा भाव शत्रु का, रोग ऋण शत्रु का, और जब 7वें से गिनेंगे तो दूसरा भाव दूसरी राशि 8वीं पड़ती है। 8वीं किसका? अचानक आने वाली मुसीबतों का। जब भाग्य भाव 9वें भाव में दूसरी या 7वीं राशि पड़ी हुई है जो शुक्र की राशि है, ऐसे लोगों को अपने दुश्मनों से फुर्सत नहीं मिलती। धन तो रहेगा, भाग्य का स्वामी बना हुआ है, लेकिन धन फालतू के बातों में खर्चा होता रहेगा, रोज केस मुकदमा में फंसा रहेगा, लोग बदनाम करते रहेंगे, क्योंकि वो शौकीन आदमी है, शुक्र से प्रभावित व्यक्ति शौकीन होता है। तो राशि का बहुत बड़ा रोल है। 12 भावों से वो बातें तो देखी जाती हैं, सब बातें देखी जाती हैं, लेकिन वह निर्भर करता है कि किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब अगर चौथे भाव का स्वामी मंगल हो तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा ठेकेदार बन जाएगा, बिल्डिंग बनाता फिरेगा, खुद बिल्डिंग बनाकर कोई उसमें रहता है, एक ही घर बना रहेगा। अगर मंगल चौथे घर का मालिक बना हुआ है, क्योंकि मंगल भूमि का पुत्र है, इसलिए उसका नाम भौम है। भूमि का पुत्र होने के कारण उसका नाम भौम है। अब जमीन खूब खरीदेगा, मकान बनाएगा, लेकिन उसमें रहेगा नहीं। उल्टा यदि उसी में बृहस्पति बैठा हुआ है, अनेकों बिल्डिंग बनाएगा और सबका सुख भोगेगा, क्या करेगा? मकान को बेचेगा नहीं, किराया पर लगा देगा, लीज पर दे देगा, कारखाना खोल देगा, संस्था खोल देगा, मार्केट खोल देगा, पैसा कमा रहा है। तो पहली बात कि किस भाव का राशि स्वामी कौन है, उसके अनुसार उस भाव का फल में बदलाव आ जाता है। तो राशि का बहुत बड़ा रोल है। 12 भावों के जो राशि स्वामी होंगे उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि सर आपने बताया, सूर्य जो है राजा है, शनि है न्यायाधीश है, तो ऐसे दूसरे ग्रहों को भी कुछ नाम दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सूर्य राजा, चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना गया, फल कथन में चंद्रमा और शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया है। तो सूर्य राजा तो चंद्रमा रानी, मंगल देवताओं का सेनापति, राहु दानवों का सेनापति, शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है, दानवों का आचार्य है, इसलिए वह गुरु माना गया। बृहस्पति देवताओं के गुरु है, आचार्य है, इसलिए उसको भी गुरु मानते हैं, आचार्य मानते हैं। बुध है युवराज है, युवराज मतलब होने वाला राजा। शनि और ऐसी राहु और केतु ये नौकर चाकर है। शनि का सहयोगी राहु है और मंगल का सहयोगी केतु है, इसीलिए कहा गया शनिवत केतु कुजु, शनिवत राहु कुजुवत केतु। ये सब ग्रहों के अलग अलग हैं। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल देवता का सेनापति, राहु दानव का सेनापति, शुक्र दानवों के आचार्य गुरु इसलिए गुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु इसलिए उनका गुरु है, बुध युवराज है, शुक्र स्त्री है, पत्नी है। इस तरह से सभी ग्रहों का अलग अलग स्थान है। सर ये ग्रहों की युति क्या होती है? हाँ, जब दो ग्रह एक, युति का मतलब जुड़ना, इकट्ठा होना, एक साथ रहना। तो जब दो ग्रह या दो से अधिक ग्रह भी एक ही राशि में बैठे हो तो उनको कहते हैं कि युति योग बना हुआ है। जैसे जैसे मान लिया कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए किसी भी राशि में बैठे हो
तो कहें कि सूर्य और चंद्रमा में युति योग है। ये योग है, योग मतलब जोड़, इकट्ठा होना। कोई भी ग्रह किसी भी राशि में अगर बैठा हुआ है, हो सकता है 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह बैठ जाते हैं, किसी किसी के कुंडली में एक ही राशि में 5-5 ग्रह बैठे हुए हैं, तो उन सबको युति योग कहते हैं। यह योग में आता है, इकट्ठा होना। ये अच्छा है या बहुत बुरा अच्छा है, बहुत अच्छा है कि 4 तरह के राजयोग माने गए हैं ग्रहों के योग के द्वारा। अब इस पर योग पे आइए। तो पहला योग है युति योग, जो आपने पूछा आपने। तो जब कोई 2 ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हों, तो यह योग कहा जाएगा, अच्छा माना जाएगा। उस भाव का फल देने वाले 2 ग्रह बन गए। अगर 4 ग्रह बैठे हुए तो 4 ग्रह बन गए। यह हुआ युति योग। एक होता है दृष्टि योग। हर ग्रह अपने जहां वो बैठा रहता है, जिस भाव में, उस भाव से सामने वाले भाव को, सामने वाले भाव बोलते 7वां भाव, और पूर्ण दृष्टि रखता है, देखते रहता है, वह भी योग हो, उसको बोलते हैं दृष्टि योग। एक होती है कि एक ग्रह तो देख रहा है दूसरे, लेकिन दूसरा ग्रह नहीं देख रहा है, तो उसको बोलते हैं एकल दृष्टि योग। मतलब एक ग्रह देख रहा है लेकिन दूसरा ग्रह नहीं देख रहा है। उदाहरण के लिए, यदि पहले भाव में मंगल बैठा हुआ है और 7वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब यदि शुक्र चौथे घर में बैठा हुआ है तो मंगल उसको देखेगा, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टि है, 7वां, चौथा और 8वां, लेकिन शुक्र नहीं देख सकता, शुक्र केवल सामने देखता है। तो अगर मंगल पहले घर में हो, शुक्र चौथे घर में हो, तो उसको बोलते एकल दृष्टि, मतलब एक ही ग्रह देख रहा है। सबसे श्रेष्ठ राजयोग होता है क्षेत्र संबंध। क्षेत्र मतलब राशि में परिवर्तन। जैसे मान लिया, इसी मंगल को लीजिए, मंगल शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र की राशि कौन होगी? वृषभ राशि, जिसकी 2 नंबर बोलते हैं। तुला राशि, जिसको 7 नंबर बोलते हैं। शुक्र मंगल इन दोनों में कहीं बैठा हो, और शुक्र खुद मंगल की राशि में बैठ जाए, जैसे मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, तो इसको बोलते हैं क्षेत्र संबंध। दोनों एक दूसरे के राशि बदल करके बैठे हुए, यह सर्वोत्तम राजयोग माना जाता है। तो सर्वोत्तम योग होता है ग्रहों का एक दूसरे की राशि में जाकर के बैठ जाना, इसको बोलते हैं क्षेत्र संबंध होना। तो 4 प्रकार के योग बनते हैं। एक और चीज मैं बता देता हूं कि कोई भी ग्रह अच्छा है या बुरा, इसकी पहचान कैसे करें। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है, बहुत साधारण नियम है, 2 नियम है, कि जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठ जाए, वह श्रेष्ठ। जैसे सूर्य की राशि सिंह है, 5वीं राशि, उसी में बैठा हुआ हो, या शुक्र की राशि वृष या तुला है, उसमें बैठा हुआ हो, यह सर्वोत्तम माना जाता है। वह हर हाल में अपना फल उत्तम ही देगा। दूसरी स्थिति है, कोई भी ग्रह अपनी राशि को देख रहा हो। जैसे मान लेते हैं कि सूर्य 5 राशि में नहीं है, 11वीं राशि में, कुंभ राशि में है। अब कुंभ राशि का स्वामी शनि, सूर्य और शनि में विरोध है, फिर भी सूर्य हमेशा अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि जब कुंभ राशि में बैठता है तो 5वीं राशि को देखता है। तो यही 2 योग है, या तो ग्रह अपनी राशि में बैठा रहे या अपनी राशि को देखे, वह ग्रह सदैव शुभ फल ही देगा, नकारात्मक परिणाम कभी नहीं देगा। भले ही 8वां घर मृत्यु का हो, मृत्यु तो कष्ट का हो, लेकिन यह स्थिति यदि 8वें घर में भी बन रही हो, सूर्य 8वें घर में बैठा हो, या कोई भी ग्रह 8वें घर का मालिक हो और वही बैठ जाए, तो 8वें घर से जो परिणाम हम लोग देखते हैं, उसका परिणाम वो अपनी दशा में कदापि नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में आग थोड़े लगाएगा, अपने घर में बैठा हुआ है। तो यह योग श्रेष्ठ माना गया। ग्रह अच्छा है या बुरा, इसकी पहचान यही है कि अगर अपनी राशि में है तो, या अपनी राशि को देख रहा है तो, वह सदैव शुभ फल ही देगा। अब यह जो नियम बताए थे कि 8वां घर सबसे खराब है, तो 8वां घर से जुड़ा हुआ ग्रह अपनी दशा में खराब फल देगा ही देगा। लेकिन अगर वो अपन 8वें घर में बैठा हुआ, अगर अपने ही घर में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो वह खराब जो मिलना चाहिए था 90%, वो केवल 10-15% मिलेगा, 15 मिलेगा, खराब नहीं देगा। यह ग्रहों का प्रभाव है। सब लोग शनि और राहु से डरते क्यों हैं? उन लोगों को जानकारी नहीं है। कोई भी ग्रह स्वतः अच्छा या बुरा नहीं होता, चाहे शुक्र हो, गुरु हो, या कोई भी ग्रह हो। जो भी ग्रह 8वें घर से जुड़ जाए, वही ग्रह खराब। क्यों? क्योंकि 8वां घर ही सबसे घटिया है, खराब है। मृत्यु से खराब बात तो कुछ नहीं है। तो जब ग्रह 8वें घर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह शनि हो, राहु हो, शुक्र हो, गुरु हो, कोई भी हो, यदि वह 8वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो अपनी दशा में आपको विपरीत परिस्थिति फंसा ही देगा।
कोई ना कोई आरोप आ जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, जेल में चले जाएंगे, जाने की नौबत आ जाएगी, या धन बर्बाद हो जाएगा, बेवजह चौपट हो जाएगा। तो शनि राहु खराब है ऐसा कतई नहीं है। ये लोगों को जानकारी के अभाव में ऐसा, जो लोग पढ़े नहीं है इस विषय को, वो ऐसा कहते हैं। ज्योतिषी जो अपने से कुंडली बनाता है उसको मालूम है। तो 8वां घर के बारे में, जो भी ग्रह 8वें घर से जुड़ जाए वही ग्रह खराब, चाहे वो शनि हो, राहु हो। किसी किसी कुंडली में 7 ग्रह जुड़ जाते हैं, 6 ग्रह जुड़ जाते हैं 8वें घर से। देखिए, दूसरी बात तो नहीं जाना चाहिए। जब मोदी कुंडली मेरे पास है, मेरे पास क्या, सब लोगों के पास में है। तो किसान आंदोलन के बाद जब उन्होंने कदम वापस खींच लिए, नियम को, कानून को आप जानते हो, वापस ले लिए, तो मेरा, चूंकि हम इस सब विषय में इंटरेस्ट रखते हैं शुरू से, बचपन से ही, तो हमने देखा कि जो कुंडली, मोदी जी का तो स्वभाव ऐसा नहीं है कुंडली के आधार पर। तो मुझे लगा कि इसका मतलब कि मंगल की महादशा उनकी आरंभ हो गई। उनकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है। तो तुरंत जब मैं घर आया तो कुंडली हमने खोली, उनकी सॉफ्टवेयर खोला, तो सोचो जो मंगल की महादशा आरंभ हो गई थी 3 दिन या 4 दिन पहले। तो तुरंत हमने उसको करेक्शन किया उनके टाइमिंग में। हम कि ये घटना बिना मंगल के दशा के प्रवेश की संभव नहीं थी कि वह कदम वापस खींच ले। तो कुछ 1 आध मिनट था या कुछ सेकंड था, हमने टाइमिंग को पहले कर दिया और उस पर हमने फिक्स किया। इतना प्रभाव है ग्रहों का। अगर सही सही समय हो तो जब वो ग्रह आएगा तब अपने अनुसार वो फल देगा। मोदी जी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जो पहले घर में 8 नंबर की राशि वृश्चिक लग्न। अब जब वृश्चिक लग्न बनता है तो 6ठा घर, उसका मालिक भी मंगल ही बनता है। 6ठा घर किसका है? रोग, ऋण, शत्रु, धोखा, छल, प्रपंच, चोट, चोरी, अपने लोगों से दुश्मनी। तो ये परिणाम बदल गया। तो उनकी कुंडली में मंगल सबसे खराब ग्रह था। इसीलिए जब किसान आंदोलन में वो नियम बनाया था उसको वापस लिया, मंगल जब आरंभ हुआ तब। ज्योतिष कहता है कि यदि लग्न का स्वामी जो ग्रह हो उसका संबंध 10वें घर से बन जाए तो पक्का सरकारी नौकरी करेगा। जो यूपीएससी, क्योंकि 10वां भाव शिखरता का है, टॉप लेवल का है, तो यूपीएससी टॉप लेवल की नौकरी है ना भाई, और सरकार की नौकरी है ना। और पहला घर खुद का है, वही सब कुछ है। तो यदि पहले घर का स्वामी का संबंध 10वें घर से बन जाए तो वह बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करेगा, यूपीएससी वगैरह कंप्लीट कर ही लेगा। अब उसी में और योग कैसे? यदि पहला भाव का स्वामी 10वें घर से जुड़ गया, साथ साथ में 6ठा से भी जुड़ गया, ये और कमाल की बातें होगी। क्योंकि नौकरी का भाव दोनों है, 6ठा और 10वां भी। 10वां केवल सरकारी, 6ठा भाव प्राइवेट भी, और मेहनत का फल 6ठा घर ही है। तो यदि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा, उसका प्रयास सफल होगा और वह यूपीएससी हो, बीपीएस हो, हर हाल में निकल जाएगा। अब कब निकलेगा? तो यहाँ पर ग्रह की दशा बताती है। और पहले भाव का स्वामी का दशा हो इससे कोई लेना नहीं, दो बातें हैं। वो इंडिकेशन देता है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? तो तभी होगा जब 10वें घर से जुड़े हुए ग्रह की दशा चल रही हो, क्योंकि 10वां भाव ही सफलता का है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता तभी मिलती है जब 6ठा और 10वां घर चल रहा हो। क्यों? 6ठा घर प्रतियोगी परीक्षा का, 10वां भाव सफलता का। ज्योतिष का सिद्धांत है कि हर भाव से 5वां भाव उसी का फल देता है। नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा ना, तो दूसरा भाव नौकरी का, दूसरा से 5वां गिरेंगे तो 6ठा पड़ता है, 6ठा से 5 गिरेंगे 10वां पड़ता है। तो जब दूसरा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव तीनों ऑपरेट हो रहा हो, मतलब ग्रह दशा ऐसी ग्रहों की चल रही है, महादशा अंतर पतन मिल करके, कि दूसरा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव का वो लोग स्वामी है, जुड़ा हुआ है, तो 100% अगर उस समय वो नौकरी के प्रयास में लगा हुआ है, नौकरी उसको होगी। न हो ऐसा कतई संभव नहीं है। यदि उन्हीं ग्रहों में कोई 8वां घर का भी स्वामी जुड़ा हुआ हो तो सफलता में देर अवश्य करेगा, जो 8वां घर खराब है। अब ऐसा क्यों करेगा? जैसे मान लेते हैं कि रोड खराब है, अब जब रोड ही खराब है, उबड़ खाबड़ है, तो आप अल्टो गाड़ी से जाइए या मर्सिडीज से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितनी देर तक रोड खराब है आपको हिचकोले खाते ही जाना पड़ेगा। बात समझ गए? 8वां भाव वही है, स्पीड बैरियर है, वो ब्रेक कर देता है। लेकिन सफलता न मिले कतई नहीं होगा। तो जो भी विद्यार्थी लोग हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर ज्योतिष में भरोसा है तो एक बार अपनी कुंडली को किसी भी ज्योतिषी से दिखवाए, पंडित से नहीं दिखवाए। पंडित अगर ज्योतिषी है, ज्योतिष अलग विषय है, कर्मकांड अलग विषय है, पूजा पाठ
किस ग्रह की पूजा कैसे होगी, ये कर्मकांड का विषय है। लेकिन कौन सी पूजा होगी, किस ग्रह की पूजा होगी, ये ज्योतिष का विषय है। तो ज्योतिषी से मिलिए, वो कुछ नहीं करेगा। अगर आपको कुछ पूछना ही हो सकता है कि उसको सब कुछ जानकारी ना हो, आप केवल यही पूछिए कि मेरी कुंडली में क्या कोई ऐसा ग्रह है जो दूसरा भाव, छठा भाव और 10वें भाव से जुड़ा हुआ है, इतना ही पूछिए। बहुत से बच्चे अपना समय बर्बाद करते हैं। वो सुन लें, 10वां घर सरकार का और सूर्य सरकार का प्रतिनिधि राजा, सूर्य से बड़ा ग्रह कोई नहीं, तो यूपीएससी से बड़ी नौकरी भी कोई नहीं। अब ज्योतिष कहता है कि 10वां घर सरकारी नौकरी तो है, लेकिन सरकार का प्रतिनिधि सूर्य है, तो सूर्य यदि जुड़ जाए 10वें घर से तो सरकारी नौकरी पक्की। अब यदि सूर्य के साथ सूर्य का संबंध दूसरा, छठा, 10वां से जुड़ जाए तो गजेट ऑफिसर निश्चित रूप से मिलेगा। अब बुध को युवराज कहते हैं, युवराज मतलब होने वाला राजा। मान लिया सूर्य नहीं जुड़ा हुआ है, बुध जुड़ गया दूसरा, छठा, 10वां से, या पहला, छठा, 10वां से, तो भी सरकारी नौकरी मिलेगी और उच्च स्तरीय नौकरी मिलेगी, क्योंकि वही होने वाला राजा है। तो कुंडली में एक तो देखिए कि मेरी ग्रह दशा जो चल रही है वह क्या दूसरा, छठा, 10वां या पहला, छठा, 10वां घर से जुड़ा हुआ ग्रह है कि नहीं, तो सफलता मिल जाएगी। तो सरकारी नौकरी तो भाई क्लर्क की भी होती है ना, चपरासी की भी होती है ना, ये अलग विषय है। लेकिन बीपीएससी चाहिए, यूपीएससी चाहिए, उसके लिए आपको फिर दूसरा नियम लागू करना पड़ेगा कि सूर्य को देखिए कि जुड़ा हुआ है कि नहीं। यदि सूर्य नहीं जुड़ा हुआ है तो बुध को देखिए वो जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर जुड़ा हुआ है तो आप तैयारी कीजिए, सफलता निश्चित है। अब एक और बात, ये सूक्ष्म विवेचना है। मान लिया कि यूपीएससी मैंने निकाल लिया, तो सबसे टॉप क्या होता है, आईएएस। अब इसकी अलग कहानी है, नियम है। आईएएस बनने के लिए शुक्र का 5वें, छठे या 10वें घर से जुड़ना जरूरी है। बहुत से तेज तरार विद्यार्थी आईएएस के चक्कर में 1 बार, 2 बार, 3 बार बेचारे परीक्षा देते हैं। कभी कभी यूपीएससी तो कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? कि उनकी कुंडली में शुक्र का संबंध 5वां, छठा या 10वां भाव से नहीं हो रहा हो। ज्योतिष कहता है कि यदि कुंडली में शुक्र का संबंध 5वां भाव क्या है, मंत्री पद अथवा मंत्री तुल्य पद, पदोन्नति का भाव 5वां भाव है। छठा भाव हर विघ्न बाधा को दूर करने का भाव छठा भाव है। प्रतियोगी परीक्षा का भाव छठा भाव है। इसलिए जब शुक्र 5वां या छठा से जुड़ जाता है तो ऐसे लोग उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। और 10वां से जुड़ गया तो सरकारी नौकरी तो पक्की है। तो आईएएस के लिए सूर्य और बुध के अलावा शुक्र को देखना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आईएएस या यूपीएससी बीपीएससी में नहीं है, व्यापार कर रहा है, मिट्टी बेच रहा है, ठेकेदारी कर रहा है। यदि शुक्र 5वां, छठा या 10वां से जुड़ा हुआ है तो बहुत बड़ा ठेकेदार बनेगा। प्राइवेट नौकरी करेगा तो उच्च स्तरीय करेगा, व्यवसायिक रूप में शानदार सफलता मिलेगी। यह शुक्र का प्रभाव है। शुक्र हर बात में श्रेष्ठता प्रदान कर देता है। नौकरी में जुड़ जाए तो उच्च स्तरीय नौकरी, व्यवसाय में जुड़ जाए तो उच्च स्तरीय व्यवसाय। अब थोड़ा सा मैं नौकरी के अलावा व्यवसाय बताता हूँ, क्योंकि धन का प्रश्न है। धन व्यवसाय भी आजकल बहुत प्रमुख है। व्यवसाय का भाव 7वां है और लाभ का भाव 11वां है। धन का भाव दूसरा है। तो दूसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव व्यापार के माध्यम से धन दिलाते हैं। तो नियम क्या निकला? वही नियम निकला जो नौकरी में है। नौकरी छठा और 10वां भाव, दूसरा भाव धन का। तो यदि 2, 6, 10 है जुड़ा हुआ ग्रह में कुंडली में, तो नौकरी के माध्यम से धन आएगा। यदि कुंडली में ऐसे ग्रह चल रहे हो, 2 तो चाहिए ही चाहिए, 7वां भाव, 11वां भाव चल रहा हो, तो व्यवसाय के माध्यम से सफलता मिलेगी। व्यक्ति प्रयास करते रहता है, व्यापार में असफलता मिलती है। लोग सोचते हैं कि कुछ दिन व्यापार तो खूब चला, अब नहीं चल रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि अब जो दशा चल रही है, जिस ग्रह की दशा चल रही है, वह ग्रह दूसरा, 7वां या 11वां से नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरा भाव धन का, 7वां भाव व्यवसाय का और 11वां भाव लाभ का। इसलिए जब व्यवसाय करना हो तो व्यक्ति को हड़बड़ा करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग नौकरी छोड़कर व्यवसाय में उतर जाते हैं। आप यह पता लगा लीजिए
कि अभी जो समय चल रहा है, मेरा दशा अंतर्दशा चल रही है, यदि ऐसे ग्रह की है जो दूसरे भाव, 7वें भाव, 11वें भाव से जुड़ा हुआ है, आप आंख बंद करके नौकरी छोड़ के उतरे व्यवसाय में 100% सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए दूसरा, छठा, 10वां, व्यवसाय के लिए 2वां, 7वां और 11वां। 11वां भाव लाभ का है, आमदनी के स्रोत का है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का है, कम मेहनत में ज्यादा धन का है। तो भाई दूसरा, 7वां, 11वां भाव चल रहा हो तो व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय का सबसे श्रेष्ठ समय वही है। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। 8वां घर सबसे घटिया, सबसे खराब, तो बर्बाद कर देता है जीवन को। हर भाव अगले भाव के फलों को रोक देता है। तो ज्योतिष का सिद्धांत है ना, तो 7वां भाव के आगे है 8वां, तो 7वें भाव में वो ताकत है कि 8वां भाव के फलों को नष्ट कर देगा। इसलिए 7वां भाव जो ऑपरेट हो रहा हो तो व्यक्ति को हर तरह की मुसीबत से निजात मिल जाती है। अब मान लेते हैं कि किसी काम में लगे में भारी परेशानी है, तबाह हो रहे हैं, आप धैर्य रखिए, ज्योतिषी से पूछिए, अगर उसको यह मालूम है तो उसी बता ही देगा आपको। आप केवल इंतजार कीजिए कि 7वां भाव से जुड़ा हुआ ग्रह कब मेरी दशा में आता है, वो आते ही आपकी सारी परेशानी को खत्म कर देगा। अब कैसे देखें, तो 7वें भाव का जो ग्रह मालिक है उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए, या 7वें घर में बैठा हुआ जो ग्रह है उसकी दशा अंतर्दशा कुछ भी आ जाए, तो अपने आप आपका सारी परेशानी को खत्म कर देगा। यही है धन का। सर, जिसकी कुंडली में धन योग है, ठीक है, उसको धन मिल रहा है, या जो धन के कारक ग्रह हैं अगर अपनी शुभ अवस्था में या शुभ भाव में बैठे हुए तो धन मिल रहा है। तो जिसको कुंडली नहीं पता है, तो ऐसे भी कोई ज्योतिष में उपाय है जिनको करने से धन प्राप्ति होती है? ऐसे पूजा पाठ से आप पूछेंगे तो नहीं होगा। कोई उपाय एक ही है कि जिस तरह से जन्म के समय के अनुसार जन्म कुंडली बनती है, उसी तरह से प्रश्न कुंडली बनती है। समझ गए? तो अब किसी को धन चाहिए, ज्योतिषी के पास जाए, वह पूछे कि भाई मेरी कुंडली नहीं है, हम धन के मामले में परेशानी हमको चल रही है, तो ज्योतिषी पूछेगा कि ठीक है आप क्या करना चाहते हैं, धन के कुछ प्रयास करेंगे ना भाई, तो बताएगा कि हाँ मैं ये करना चाहता हूं। तो ज्योतिषी तत्काल प्रश्न कुंडली बना करके ऐसे समय का चयन करेगा जिस समय अधिकतर ग्रह दूसरे भाव से जुड़े हुए हैं। यदि उसी समय कोई भी कार्य आरंभ कर दिया जाए, कोई भी कार्य निसंदेह, जिसका उद्देश्य धन की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति निसंदेह होगी, थोड़ा बहुत ना होगी, 100% धन की प्राप्ति होगी। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम प्रयास कर रहे हैं बार बार लेकिन हम असफल हो जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे समय का निर्धारण करते हैं, ये प्रतिदिन होगा, 24 घंटे में कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसी स्थिति बनती है जब दूसरा भाव से ज्यादा ग्रह जुड़ जाते हैं। बस कैलकुलेशन वही करना है कि कब वह स्थिति बन रही है, कितने बजे बन रही है, सुबह में, दोपहर में, शाम में कब बन रही है, उसी समय उस कार्य को आरंभ कर दिया जाए जो धन की प्राप्ति के लिए करने वाला हो। निसंदेह उस कार्य से धन लाभ होगा ही होगा। तो फिर गृहारंभ क्यों करते हैं? तो गृहारंभ इसलिए करते हैं कि भाई इस समय हम मकान बनाने जा रहे हैं तो मकान मेरा आराम से बन जाए। ये ऐसा नहीं कि मकान में काम लगा दिया और 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल तक मकान बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि उसने सही सिलेक्शन नहीं किया। गृहारंभ केवल पंचांग के द्वारा देख करके नहीं कर सकते, निसंदेह भ्रामक बात है। ये सब कुछ ज्योतिषी से पूछिए, वो बताएगा क्या करेगा। अब की प्रवेश का समय दिया हुआ है पंचांग में इतने से इतने बजे, और अगर आपके कोई ऐसा ग्रह है उसी समय जो 8वें घर से गुजर रहा है, और आपने खास करके चंद्रमा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, अगले 9 दिन में क्या होगा, चंद्रमा डिसाइड करता है। तो इसी तरह से कोई भी कार्य करने का एक मुहूर्त होता है, धन लाभ का ही मुहूर्त का चयन कीजिए, उसके कार्य को आरंभ कीजिए, 100% धन की प्राप्ति होगी ही होगी। कुंडली हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बहुत बहुत आभार आपका। आपके साथ जो आज ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो बहुत अभूतपूर्व है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यदि आप सर से ज्योतिष के विषय में परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम सर का डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दे देंगे, तो आप उस पर संपर्क करके सर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।